Hello students, welcome to Neha Economic Classes, Microeconomics Class 11, Chapter 2, Consumer Behavior. This is the third video of this chapter and Microeconomics की ये 8th video है. Okay students, today we study about indifference curve and its property. This is the important question of this chapter. ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आपको 3 या 4 मार्क्स में देखने को मिलेगा. ठीक है, क्योंकि हम वही क्वेश्चन कवर अप कर रहे हैं इस पूरे में जो आपके एग्जाम में देखने को आपको मिली. ठीक है, जैसे कि हमारे क्वेश्चन में लिखा है डिफाइन एन इंडिफरेंस कर्व एंड इट्स प्रॉपर्टीज. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे एंड देन आगे बढ़ेंगे. चलिए, तो इंडिफरेंस कर्व की पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं. तो इन डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, इंडिफरेंस कर्व. ठीक है, an indifference curve is a curve which represent all those combination of two goods which gives equal satisfaction to the consumer. ठीक है, एक इंडिफरेंस का वो कर्व होता है जो रिप्रेजेंट करता है सारे कॉम्बिनेशन किसके, दो गुड्स के बीच में जो भी कॉम्बिनेशन की पॉसिबिलिटीज है वो सब शो करता है. विच गिव इक्वल सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर, जो कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फैक्शन दे सके, चाहे क्वांटिटी कुछ भी हो, लेकिन दो गुड्स के बीच में वो सारे कॉम्बिनेशन लेना जिससे किसी भी कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फैक्शन मिले. ठीक है, तो चलिए हम इसे एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं. टेबल जैसे कि नीचे दी गई है और यहाँ पर मैंने 6 कॉम्बिनेशन लिए हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है A B C D E F. तो ये 6 कॉम्बिनेशन है. अगर हम यूनिट ऑफ गुड X 1 लेते हैं तो यूनिट ऑफ Y गुड हम 16 लेते हैं. कोई भी दो गुड है जिसको हमने एक X और दूसरे को Y एज्यूम करा है. अगर हम यूनिट ऑफ गुड X 1 कंज्यूम करते हैं तो यूनिट ऑफ Y जब हम 16 कंज्यूम करते हैं तब हमें किसी भी कंज्यूमर को क्या मिल रहा है, इक्वल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है. तो यदि वो यूनिट ऑफ गुड X 2 कंज्यूम करेगा तो यूनिट ऑफ Y गुड वो कितनी कंज्यूम करेगा, 11, तब उसे क्या मिलेगा, इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलेगा. ऐसे ही जब वो यूनिट ऑफ X 3 कंज्यूम करता है तो यूनिट ऑफ Y वो 7 कंज्यूम करेगा. सिमिलरली यूनिट ऑफ X अगर 4 कंज्यूम कर रहा है तो यूनिट ऑफ Y गुड वो 4 यूनिट कंज्यूम करेगा, तब उसे इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलेगा. इसी तरीके से वो कंज्यूम कर रहा है. ठीक है, तो वही चीज कहना चाहता है कि कॉम्बिनेशन चेंज हो सकते हैं कि क्या क्या कॉम्बिनेशन हो कि गुड X को वो कितना कंज्यूम करे, गुड Y को वो कितना कंज्यूम करे, तो उसे क्या मिले, इक्वल सेटिस्फेक्शन मिले. जैसे कि हमारे यहाँ पे 100 भी है, हमारा रेशो दे रखी है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जब आपके यूनिट X हमने एक यूनिट इंक्रीज करी है तो यूनिट ऑफ Y हमने 5 क्या कर दी, डिक्रीज कर दिया. अगर हम एक यूनिट को इंक्रीज कर रहे हैं किसी भी गुड को तो अगर तो हमें अनदर कमोडिटी की, अनदर गुड्स की क्या करनी पड़ेगी, कमोडिटी क्या करने की, उसकी यूनिट्स ऑफ कमोडिटी हमें डिक्रीज करनी पड़ेगी अगर हम एक की इंक्रीज कर रहे हैं तो. ठीक है, तो यूनिट ऑफ गुड्स आपने एक बढ़ाया, फिर से जब आप अपने 3 यूनिट कंज्यूम करने लगे तो 1 यूनिट इंक्रीज हुई, तो यहाँ पर कितने यूनिट डिक्रीज हुई है, यहाँ पर आपके गुड वाई के डिक्रीज हुए हैं 4 यूनिट्स. ठीक है, जब आपने 1 यूनिट और बढ़ा दी तो यहाँ पर आपके यूनिट कितने डिक्रीज हुए हैं, यहाँ पर आपके यूनिट डिक्रीज हुए हैं 3. ठीक है, इस तरीके से ये क्या करता जा रहा है, ये आपके यूनिट डिक्रीज करता जा रहा है. यदि आपके यूनिट ऑफ गुड एक्स इंक्रीज हो रहे हैं तो यूनिट ऑफ गुड वाई डिक्रीज हो रहे हैं. तो यही इसकी रेशियो दे रखी है यहाँ पर 1:1, 1:3, 1:2, 1:1. इस तरीके से ये दे रखा है. तो इसका हम एक अगर हमारी डेफिनेशन आती है तो हम उसमें अगर 3 मार्क्स में अगर इसकी डेफिनेशन आती है तो हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, टेबल बनाएंगे एंड देन इसका हम फिगर भी बनाएंगे, जैसे कि नेक्स्ट पेज पे है वो मैं आपको दिखाती हूँ. जैसा कि आपको फिगर में ही दिख रहा है. ठीक है, फिगर में आपको दिख रहा है यहाँ पर हमने आईसी कर्व लिया है जो कि क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है. क्यों डाउनवर्ड स्लोपिंग है, क्योंकि हमारी अगर एक यूनिट क्या हो रही है, एक यूनिट हमारी इंक्रीज हो रही है. देख सकते हैं यहाँ पे इंक्रीज का साइन लगा हुआ है. तो ये एक यूनिट अगर आपकी इंक्रीज हो रही है, दूसरी यूनिट आपकी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है. इसी वजह से डाउनवर्ड स्लोपिंग है और इसे हम क्या बोलते हैं, आईसी. आईसी का मतलब इंडिफरेंस कर्व.
यहाँ पे जो मैंने AIC लिखा है इसका मतलब इंडिफरेंस कर्व है। तो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है ड्यू टू डिक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन लो की वजह से। ठीक है, आप ये सोच रहे होंगे कि लो डिक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी, वहां पर आप जाके देख लीजिए कि मैंने इसे बिल्कुल बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको डिफाइन करा है मैंने उस वीडियो में, इससे पहले वाली वीडियो में। ठीक है, तो उसका डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक छोड़ दूंगी, वहां पे आप जाके क्लिक करके देख सकते हैं। तो ये उस लो की वजह से इसका जो ये स्लोप है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, उस वजह से, बस और कोई वजह से नहीं है। ठीक है, इस तरीके से ये इंडिफरेंस कर्व की डेफिनेशन, हमने पहले उसकी डेफिनेशन पढ़ी, फिर उसका शेड्यूल पढ़ा, एंड देन इसका फिगर हमने देखा। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। इसकी जो प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन है वो कभी कभी प्रॉपर्टीज में भी आ जाता है, कभी कभी विदाउट प्रॉपर्टीज सिर्फ उसकी डेफिनेशन पूछ सकता है। तो डेफिनेशन पे बेस होगा कि डेफिनेशन कितने मार्क्स की है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको डिफाइन करना पड़ेगा। आपकी डेफिनेशन 1 मार्क की है तो आप सिंपली उसे लिख सकते हैं ऐसे, बिना टेबल के और बिना ही फिगर के आप उसे शो कर सकते हैं, और उतना हो सकता है। अगर आपके 2 या 3 मार्क्स में आता है तो आपको इसको शेड्यूल के साथ ही दिखाना होगा। चलिए अब हम पढ़ते हैं क्या, इसकी प्रॉपर्टीज। We start the properties of indifference curve। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज हम यहाँ से पढ़ेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी है आपकी इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोप होता है लेफ्ट टू राइट। चलिए तो पढ़ते हैं यहाँ से। वी नो डैट एंड, यहाँ पर ये जो है इन रह गया यहाँ पे लिखना मिस्टेक से, तो हम वो यहाँ पर लिख देती हूँ मैं यहाँ पर ऐसे करके। ठीक है, हाँ, तो we know that an indifference curve is a curve which represent all those combination of two goods which gives equal satisfaction to the consumer। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिफरेंस का वो कर्व होता है जो रिप्रेजेंट करता है सारे कॉम्बिनेशन दो गुड्स के बीच में जो किसी भी कंज्यूमर को क्या दे, इक्वल सेटिस्फेक्शन दे। इसको मैंने अच्छे समझाया अभी थोड़ी देर पहले ही इंडिफरेंस कर्व की डेफिनेशन में। तो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व सिग्निफाई दैट अ कंज्यूमर will have to curtail consumption of one commodity if he want to consume larger quantity of another commodity to make the same level of satisfaction। ठीक है, इसका मीनिंग बताती हूँ। डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बताता है कि कंज्यूमर कर्टेल द कंजप्शन ऑफ वन कमोडिटी। कर्टेल का मतलब कम करना। ठीक है, कम करता है कंजप्शन एक कमोडिटी का, तो इफ ही वांट टू कंज्यूम लार्जर क्वांटिटी ऑफ अनदर कमोडिटी, वो जब ही एक कंजप्शन एक कमोडिटी का कम करता है जब वो कंज्यूम करना चाहता है लार्जर मतलब ज्यादा क्वांटिटी किसी दूसरे गुड्स की, टू मेक द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, ताकि उसे जो सेटिस्फेक्शन चाहिए वो उसे मिल सके। तो इसीलिए क्या होता है, डाउनवर्ड होता है, डाउनवर्ड स्लोप होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जैसे कि हमें यहाँ पर साइड में ये मैंने इसमें दिखा रखा है। ठीक है, इसी वजह से ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ठीक है, तो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है क्योंकि अगर देखिए एक कंजप्शन जैसे एक्स एक्सिस पे दिखा रहे हैं हम, एक कंजप्शन अगर वो बढ़ा रहा है, इंक्रीज कर रहा है, दूसरे कमोडिटी का कंजप्शन वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, वो आर से एम पे चला गया, इस तरीके से, तो क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। तो चलिए अब इसकी सेकंड प्रॉपर्टीज पढ़ते। सेकंड प्रॉपर्टी है इसकी, इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, कि इसकी जो शेप है वो कॉन्वेक्स होती है। ठीक है, ओरिजिन के साथ। तो जैसे कि हमारा लिखा हुआ है, चलिए पढ़ते हैं हम यहाँ से। द कॉन्वेक्स शेप ऑफ एन इंडिफरेंस कर्व इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। जैसे कि इसके बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले डेफिनेशन में भी बताया था। तो कॉन्वेक्स शेप होती है हमारे इंडिफरेंस कर्व की, जो कि बेस्ड होती है किस पर, प्रिंसिपल ऑफ डिक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ
सब्स्टिट्यूशन, इसका लिंक जिसको मैंने, क्योंकि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के बारे में अच्छे से दूसरी वीडियो में समझा रखा है, तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगी, वहां जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे हमारे 3 लोग होते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के, एक डिक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन और कांस्टेंट मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये जो कॉन्वेक्स शेप है वो इंडिफरेंस कर्व की बेस्ड होती है डिक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन पर। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द डायग्राम, consumer gets more and more clothes, ठीक है, he part with less and less units of food। ऐसे कहने का मतलब क्या है, जैसे कि हमारे फिगर में एक्स एक्सिस पर हम शो कर रहे हैं यूनिट्स ऑफ क्लॉथ, तो अगर यूनिट्स ऑफ क्लॉथ क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो यूनिट्स ऑफ फूड हमें क्या करनी पड़ेगी, डिक्रीज करनी पड़ेगी, तभी इसकी शेप जो है क्या आएगी, कॉन्वेक्स शेप आएगी। डाउनवर्ड तो है ही, प्लस कॉन्वेक्स शेप भी आएगी इसकी आईसी कर्व की। ठीक है, तो इस तरीके से ये बता रहा है कि कब आता है, जब हम एक गुड्स की क्वांटिटी को इंक्रीज करें और दूसरे गुड्स की क्वांटिटी को डिक्रीज करें, तभी हमें क्या मिलता है, ये कॉन्वेक्स शेप मिलती है हमें अपने इंडिफरेंस कर्व की। चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम इसकी थर्ड प्रॉपर्टी इंडिफरेंस। थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी, हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट अ हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। ठीक है, हायर लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट करता है हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो एन इंडिफरेंस कर्व लाइंग ऑन द हायर साइड इंडिकेट लार्जर क्वांटिटी। जो हायर क्वांटिटी मतलब जो लार्जर साइड होगी वो हायर कर्व जो हायर साइड पे होगी वही लार्जर यूटिलिटी हमें हमें इंडिकेट करेगी। यूटिलिटी का मतलब क्या, सेटिस्फेक्शन। ये जो हायर साइड होगी वो ज्यादा सेटिस्फेक्शन शो करेगी। जैसे कि हमारे यहाँ पे दे रखा है IC1, जैसे कि यहाँ पर है IC1 है, तो ये नीचे की साइड है और IC2 ऊपर की साइड है। ठीक है, तो हम कह रहे हैं जो हायर साइड है, हायर साइड पे कौन है, IC2। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे साइड में लिख भी रखा है 200 यूटिल्स। ठीक है, IC1 में हमें 100 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिलता है और IC2 में हमें 200 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो हम ये शो करना चाहते हैं कि इंडिफरेंस कर्व अगर जितना हायर लेवल पे इंडिकेट होता है तो वो हायर यूटिलिटी को शो करता है। चलिए इसे प्रूफ भी करा है मैंने, देखिए IC1 इज इक्वल टू क्या है, तो देखिए IC1 ये वाला है, IC1 ये वाला है, और ये कैसे आ रहा है, ये आ रहा है OR प्लस OM, बस इतने पे ही है। तो इसलिए मैंने लिखा IC1 इज इक्वल टू OR प्लस OM, जिसके अकॉर्डिंग हमें कितना यूटिल्स मिल रहा है, 100 यूटिल्स मिल रहा है। और IC2 जो कि ये यहाँ इंडिकेट कर रहा है इस तरीके से, तो इसमें क्या आ रहा है, इसमें आ रहा है हमारा OR प्लस क्या आएगा, OS, इतना आएगा। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने दिखाया भी OR प्लस OS इज इक्वल टू 200 यूटिल्स। ठीक है, तो अगर इसके अकॉर्डिंग हम देखना चाहें तो देखिए OM जो है वो क्या है, कम है, किससे, OS से, तो OS ग्रेटर देन है, तो वही हमने लिखा है OS इज ग्रेटर देन किससे, OM से। एंड देन बोथ साइड एडिड OR, क्योंकि OR दोनों साइड सेम है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों साइड मैंने OR ऐड कर लिया, OR प्लस OM, OR प्लस OS। तो देखिए OR प्लस OM किसे कह रहे हैं हम, IC1 को कहते हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ पे शो करा हुआ है, देखिए ये। ठीक है, और OR प्लस OS हम किसे कहते हैं, ये देखिए IC2 को, क्योंकि IC2 इज इक्वल टू OR प्लस OS है, तो मैंने उसकी जगह वो रख लिया। ठीक है, तो इससे साफ साफ हो गया कि IC2 इज ग्रेटर देन IC1। दिखाई दे रहा है ना इसमें कि हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट अ हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। ठीक है, हायर इंडिफरेंस कर्व जो है हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को शो करता है। अब हम इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी क्या है, फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारी इंडिफरेंस कर्व नाइदर टच एक्स एक्सिस नोर वाई एक्सिस। तो इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। इंडिफरेंस कर्व कि हमारा ना तो एक्स एक्सिस को टच करेगा ना ही वाई एक्सिस को, और यदि टच करता है तो उसका मीनिंग क्या होगा वो यहाँ पर हम क्लियर करेंगे। इफ एन इंडिफरेंस कर्व इफ एन इंडिफरेंस कर्व टच वाई एक्सिस, अगर हमारा इंडिफरेंस कर्व वाई एक्सिस को टच करता है तो इट मीन्स दैट, तो इसका मतलब क्या होता है, द कंज्यूमर वांट्स ओनली वाई गुड, तो कंज्यूमर को सिर्फ वाई गुड चाहिए, एंड हिज डिमांड फॉर द सेकंड कमोडिटी एक्स इज जीरो। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, अगर एक्स एक्स वाई एक्सिस को टच करेगा कि हमारा जो कंज्यूमर है वो सिर्फ वाई गुड को चाहता है कंज्यूम करना, और एक्स गुड के लिए उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमने फिगर में देख रहे हैं कि हमारा जो ये जो आईसी कर्व है वो वाई एक्सिस को टच कर रहा है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए ना तो वो एक्स एक्सिस को टच करेगा ना ही वाई एक्सिस को।
ठीक है, क्योंकि वो कॉम्बिनेशन दिखा है ना दो गुड्स के बीच में, थोड़ी ना कि एक ही सारे गुड्स लेगा दूसरा वो जीरो क्वांटिटी, तो उसे इक्वल सेटिस्फेक्शन कैसे मिलेगा। इसीलिए वो ना तो एक्स एक्सिस को टच करेगा ना ही वाई एक्सिस को। ठीक है, इसी का आगे डिस्क्रिप्शन नेक्स्ट पेज पे है, तो वो हम करते हैं। अभी हमने देखा कि यदि वो वाई एक्सिस को टच करेगा तो क्या वो उसका मतलब होगा, तो इफ इंडिफरेंस कर्व टच एक्स एक्सिस, और यदि वो एक्स एक्सिस को टच करता है तो इट मींस दैट द कंज्यूमर वांट्स ओनली एक्स गुड। तो इसका मतलब क्या होगा कि कंज्यूमर एक्स गुड को चाहता है, और उसकी जो डिमांड है किसके लिए, सेकंड गुड के लिए। सेकंड गुड कौन है, सेकंड गुड है वाई, तो वो क्या हो जाएगी, उसकी डिमांड सेकंड गुड के लिए जीरो हो जाएगी यदि वो इस तरीके से एक्स एक्सिस को टच करता है तो। ठीक है, उसकी डिमांड जो है एक्स गुड्स के लिए तो उसकी डिमांड हो जाएगी, लेकिन वाई गुड के लिए उसकी डिमांड जीरो हो जाएगी यदि वो एक्स एक्सिस को टच करता है तो ये हमारा था फोर्थ प्रॉपर्टी थी ये हमारी इंडिफरेंस कर्व की, तो इसलिए कहते हैं ना इंडिफरेंस कर्व नाइदर टच एक्स एक्सिस नॉर वाई एक्सिस। चलिए अब इसकी फिफ्थ एंड लास्ट प्रॉपर्टी, ठीक है, जैसे कि आपकी स्क्रीन पे आ गई अब इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टीज, तो वो क्या है, इंडिफरेंस कर्व कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो इंडिफरेंस कर्व क्या कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा एक दूसरे को, अगर करता है तो क्या होगा वो हम देखते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं कि क्यों नहीं करना चाहिए। तो वी नो डैट, जैसा कि हम जानते हैं, ईच इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट अ डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, कि हर एक इंडिफरेंस कर्व अलग अलग सेटिस्फेक्शन शो करता है। तो इफ ईच पॉइंट एंड इंडिफरेंस कर्व गिव्स इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, यदि हम मान के चलें कि इंडिफरेंस कर्व पर जितने भी पॉइंट हैं वो हमें क्या दे रहे हैं, इक्वल सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं तो। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। जैसे कि ये आपको फिगर दिख रहा है यहाँ पर कि मैंने यहाँ पे दो कर्व लिए हैं, IC1, ठीक है, IC1 लिया है मैंने यहाँ पर, एक IC1 लिया है और एक IC2 लिया है, एक IC1 है और एक IC2 है। ठीक है, तो इस तरीके से है। देखिए पढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू द फिगर IC1 पर हमारे 3 पॉइंट है, IC1 पर हमारे 3 पॉइंट है, कौन कौन से, एक है आपका B, एक है आपका E और एक है आपका C। ठीक है, तो IC1 पे 3 पॉइंट है, तो मैंने लिखा IC1 इज इक्वल टू B, C एंड E गिव्स इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। B, C, E एंड क्या दे रहे हैं, इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं B इक्वल है C इक्वल है E के। ठीक है, ऐसे ही IC2 पर भी 3 पॉइंट हैं, A, E एंड D गिव्स इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, ये भी हमें क्या दे रहे हैं, इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा A इक्वल टू E इक्वल टू D। इट मीन्स दैट at a point E, IC1 and IC2 are equal to, ठीक है, तो IC1 अगर, क्योंकि देखो E पॉइंट हमारा IC1 पे भी है और E पॉइंट हमारा IC2 पर भी है, तो इसका मतलब तो ये हो जाएगा ना कि IC1 IC2 के इक्वल है। और लेकिन हमारी हमारी प्रॉपर्टी क्या कहती है, वी नो दैट हायर लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व गिव्स कर्व रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। हमारी प्रॉपर्टी है जो हमने अभी पहले पढ़ी थी कि हायर लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व देता है हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, तो इसका मतलब तो ये प्रॉपर्टी गलत हो जाएगी। ठीक है, IC1 IC2 के इक्वल कैसे हो सकता है, ठीक है, IC1 IC2 के इक्वल नहीं हो सकता, इसीलिए बोलते हैं कि वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए। अगर वो इंटरसेक्ट करेगा तो उस पॉइंट के लिए वो इक्वल सेटिस्फेक्शन देगा, और जबकि हमारी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, तो उस पर ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं करेगी, इसीलिए हमारा जो इंडिफरेंस कर्व है वो कभी भी क्या नहीं कर सकता, इंटरसेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये हमारी 5 प्रॉपर्टीज यहाँ पे खत्म होती है। और आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करिएगा, और इसके बाद हम दूसरा नेक्स्ट वीडियो में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फिर आपके लिए लेके आएंगे।